नमस्कार। पेट की टीबी भी एक बीमारी है, ये बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। तो आज हम बात करते हैं पेट की टीबी के बारे में। तो आमतौर पर ये परसेप्शन है कि टीबी सिर्फ चेस्ट में होती है। सभी लोग जानते हैं कि किसी को खांसी बहुत समय से चलती है या खांसी में खून आता है तो उसको टीबी हो सकती है और सभी लोग इससे बहुत डरते हैं। लेकिन पेट की टीबी भी एक बहुत आम बीमारी है, ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तो पेट की टीबी कैसे सस्पेक्ट करते हैं, इसको कैसे कंफर्म करते हैं, इसका कैसे इलाज किया जाता है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको पेट में दर्द बहुत समय से चला आ रहा है और उसका बहुत उचित कारण नहीं समझ में आ रहा, तो हमें सस्पेक्ट करना होता है कि कहीं इसको पेट में टीबी तो नहीं है। वहीं ऐसा कोई व्यक्ति जिसका इम्यूनिटी लो है, जैसे कोई लिवर डिजीज़ का पेशेंट है, किडनी डिजीज़ का पेशेंट है, HIV का पेशेंट है, उनमें भी अगर कोई पेट की तकलीफ बहुत दिनों तक लगातार चल रही है तो टीबी हो सकती है। तो पेट का दर्द हो, पेट का फूलना हो, खाना खाने पर पेट ज़्यादा दर्द करता है, हल्का बुखार बना रहता है, भूख कम हो जाती है, दस्त अक्सर लगते हैं और वेट लॉस हो रहा है, तो ये सब चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर ये सब कॉम्बिनेशन है तो बहुत स्ट्रांगली हम सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट को पेट की टीबी हो सकती है। तो पेट की टीबी का अगर संदेह आता है तो कैसे हम कंफर्म करें कि पेट की टीबी है पेशेंट को? तो इसके लिए वन बाय वन काफ़ी से इन्वेस्टिगेशन करने होते हैं। जो सबसे कंफर्म टेस्ट है टीबी के लिए वो ये है कि हमको टीबी के कीटाणु दिखाई दे जाएं। तो टीबी के कीटाणु पेट के अंदर से कोई सैंपल निकालें और उसमें कीटाणु मिल जाएं, ये बड़ी रेयर स्थिति है और मुश्किल से 20 से 30% केस में हम लोग 100% कंफर्म कर पाते हैं कि पेशेंट को टीबी है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं जो रेडियोलॉजी पे या पानी की जांच में हमको मिलते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि पेट की टीबी के टाइप्स क्या होते हैं। तो इसके अलग अलग टाइप्स हैं। एक वो होती है जो आंतों को असर करती है। तो आंतों की वॉल में छाले हो जाते हैं और उसमें स्ट्रिक्चर हो जाते हैं, यानी कि आंतों की जो ल्यूमन है, जो उसका साइज़ है, वो छोटा होता जाता है, तो खाना निकलने में दिक्कत होती है। तो आंतों की टीबी हो सकती है। दूसरी जो पेट के अंदर नोड्स होती हैं, लिम्फ नोड्स होती हैं, उनमें टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा, पेट में पानी भर जाता है और उसमें टीबी के कारण जो भरता है, टीबी पेरोटेनाइटिस कहते हैं, वो हो सकता है। चौथा, जो पेट के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हैं, मेजेंट्री इत्यादि, उनमें इन्फेक्शन हो सकता है टीबी का, तो वो भी एक तरह की टीबी होती है। तो ये सब तरह की टीबी पेट को असर करती है। पांचवी वो भी होती है जो लिवर के आसपास, हेपेटोबिलियरी ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, या पैंक्रियाटिक ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ये भी होती है। ये संभवतः थोड़ी रेयर होती है। तो ये सब तरह के टीबी इन्फेक्शन होते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि क्या पेट की टीबी किसी को खाने पीने से होती है या गंदे हाथों से होती है? तो अगर हम अपने देश में समझें तो हमारे देश में जो हम कहते हैं टीबी इन्फेक्शन की प्रेवलेंस, वो करीब करीब 50% है। मतलब हम में से 50% लोग टीबी के बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हैं, पर इनको डिजीज़ नहीं है। ये साइलेंट पड़ा रहता है हमारे देश में। ऐसा माना जाता है कि बचपन में ही हम कहीं ना कहीं टीबी के कीटाणु अंदर ले लेते हैं, जो पर सांस के जरिए अंदर जाते हैं, और ये हमको बीमारी नहीं कर पाते, पर शरीर की लिम्फ नोड्स में कहीं ना कहीं घर बना लेते हैं। जो लिम्फॉइड टिश्यू होता है उसमें ये रहते हैं आराम से, पर पेशेंट को कोई लक्षण नहीं होते, कोई बीमारी नहीं होती। पर ऐसा किसी समय जब व्यक्ति कमज़ोर हो गया है किसी और बीमारी से, जैसे मान लीजिए डायबिटीज़ हो गई है, HIV हो गया है, या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो गई, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई, जब व्यक्ति की इम्यूनिटी कम हो गई है, तो ये वही कीटाणु जो बरसों से उसके शरीर में पड़े हुए थे अब एक्टिव हो जाते हैं और टीबी की बीमारी के रूप में सामने आते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम में से ज़्यादा लोग टीबी के इन्फेक्शन से पीड़ित हैं, पर ये कोई बीमारी के रूप में सामने नहीं आते, और जब हम कमज़ोर हो जाते हैं तो हम पर ये आक्रमण करते हैं। ऐसा प्रोलॉन्ग फास्टिंग के बाद भी हो सकता है, अधिक एक्सर्शन के बाद भी हो सकता है, जब व्यक्ति बहुत वीक हो जाता है। तो टीबी की इन्फेक्शन को कैसे कंफर्म करते हैं? जैसा मैंने कहा कि 4 तरह की पेट में टीबी होती है। अब इसको कंफर्म करने के लिए जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है वो सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें हम ब्लड काउंट्स करते हैं। ESR एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है और अधिकतर केसेस में टीबी के केसेस में ESR बड़ा होता है। तो अगर ESR बड़ा है तो हम सस्पेक्ट करते हैं, कंफर्म तो नहीं कर सकते, क्योंकि अन्य तमाम बीमारियों में भी ESR बड़ा होता है।
तो अगर पेट के सिम्टम्स हैं और साथ में ESR बढ़ा तो हम सोचते हैं कि पेशेंट को टीबी हो सकती है। फिर जो मुख्य टेस्ट जब हम पेट के बारे में आगे बढ़ते हैं उसमें होता है एक सोनोग्राफी, जिससे हमको एक मोटे तौर पे आइडिया लगता है कि कहीं लिम्फ नोड्स बड़ी तो नहीं है, पेट में पानी तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें सोनोग्राफी से हमें पता चलती हैं, और अगर पता चलती हैं तो इसी दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए पानी मिलता है तो उसको सोनोग्राफी की गाइडेंस में थोड़ा सा पानी निकाल लेते हैं और उसमें टेस्ट करते हैं। जैसे कि उसमें बहुत सारे रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है, किस तरह के सेल्स हैं, कितना प्रोटीन है। ADA एक महत्वपूर्ण टेस्ट है जो पेट के पानी में देखा जाता है, तो उसके ज़रिए हम इसके दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। पर वहीं अगर इसने पेट में पानी नहीं बनाया, हमें लगता है कि सिर्फ आंतों को असर किया है, तो उसके लिए जो बेस्ट टेस्ट है वो होता है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी से हम पूरी बड़ी आंत को देखते हैं और जो छोटी और बड़ी आंत का जंक्शन होता है उसको क्रॉस करके छोटी आंत में भी पहुंच जाते हैं, तो वहाँ से हम सैंपल ले सकते हैं। तो उस सैंपल में हम देख पाते हैं हिस्टोपैथोलॉजी करके कि इसको टीबी के इन्फेक्शन के लक्षण हैं क्या, और या टीबी के कीटाणु उसमें हैं क्या। तो इसमें बहुत सारा एडवांसमेंट हुआ है, कई अच्छे टेस्ट आ गए हैं जिसको टीबी PCR हम कहते हैं, और इसमें सेंसिटिविटी भी हम लोग देख पाते हैं, इसका कल्चर भी लिया जा सकता है। तो कोलोनोस्कोपी एक बेहतरीन टेस्ट है जिसके ज़रिए हम ज़्यादातर पेशेंट में समझ पाते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं एक अन्य बीमारी से जिसको कहते हैं क्रोन्स डिजीज़। उसके भी लक्षण टीबी से सिमिलर होते हैं। तो पेट के पानी की जांच करते हैं, ब्लड के कुछ टेस्ट करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं, और CT स्कैन इसके बाद कर सकते हैं। CT स्कैन जब हम पेट की टीबी के लिए करते हैं तो हम चाहते हैं कि CT स्कैन विद एंट्रोक्लाइसिस हो, यानी आंतों की पिक्चर भी उसमें क्लियर दिखाई दे। और एक बेरियम एंट्रोक्लाइसिस बहुत ही अच्छा टेस्ट है जिसके माध्यम से हम देख पाते हैं, इसमें पेशेंट के नाक के जरिए एक ट्यूब डाल के उसको बेरियम का सोल्यूशन डाला जाता है और एक एक्टिव वीडियो फ्लोरोस्कोपी के अंतर्गत पूरी आंतों में ये बेरियम किस तरह चल रहा है वो लिया जाता है। तो इन सब टेस्ट के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि आंतों में कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या, और अगर कंफर्म होता है कि इनको टीबी है या बहुत अधिक संदेह है कि टीबी हो सकता है तो टीबी की दवाई चालू की जाती है। तो टीबी की दवाई एक 4 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है जो मोटे तौर पे सभी केसेस में 6 महीने के लिए दिया जाता है, और उसमें कुछ पहले 2 महीने ज़्यादा दवा होती हैं, फिर कम हो जाती हैं, तो इस तरह से होता है। लेकिन वो पेशेंट जिनको इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, जो जैसे लिवर डिजीज़ के पेशेंट हैं, जिनमें आपको कई बार मॉडिफाई करके देना पड़ता है, आप चारों दवाएं नहीं दे पाते, तो ऐसे पेशेंट्स में इसकी ड्यूरेशन बढ़ा भी दी जाती है, 9 महीने, 12 महीने, या किसी किसी पेशेंट में 18 महीने तक दी जाती है। यहाँ ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि टीबी सिर्फ चेस्ट में और पेट में नहीं होती, ये हमारे शरीर के लगभग हर ऑर्गन में टीबी होती है। बोन में भी टीबी होती है, आँख में भी हो सकती है, स्किन में भी टीबी हो सकती है। तो ऐसा कोई ऑर्गन अछूता नहीं है टीबी से, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि टीबी एक बहुत ही प्रेवलेंट इन्फेक्शन है जो हमारे शरीर में रहता है, लेकिन इसका इलाज अच्छा है, आसान है, और अगर समय से लें तो उसमें रेजिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि अगर आपने दवा को नियम से नहीं लिया तो एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस भी होती है, अगर वो हो गई तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो पेट की टीबी को अपने लक्षणों को पहचानें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो उचित जांचें हैं वो कराएं, और कंफर्म होती है तो इसका इलाज बहुत ही सक्षम इलाज है, और उसके ज़रिए ज़्यादातर पेशेंट में टीबी इरेडिकेट हो जाती है। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह वीडियो को देखते रहें। नमस्कार।